गुड मॉर्निंग गाइस। हाय गाइस। आज हम बायोकेमिस्ट्री की सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में जो ग्रेजुएशन की जितनी भी सिलेबस है, बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी टॉपिक्स हैं, जैसे 1 से 50 तक टॉपिक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। देखिए, हम सीरीज बाय सीरीज बायोकेमिस्ट्री की पूरी बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्रिस्प के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हार्पर लिंजर जितनी भी बायोकेमिस्ट्री की बुक्स हैं, लगभग मैंने 4 बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो चारों बुक्स की जो क्रिस्प के फॉर्म में जो समरी है ना, और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक हम इसमें ट्रिक्स और टिप्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत लोगों को बायोकेमिस्ट्री हार्ड लगता है, तो हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से क्लास 11 से जैसे स्टार्ट करते हैं ना, एकदम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होता है उस लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट लेने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लेक्चर के साथ-साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए हुए, नहीं तो फिर बाद में कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम टेक्निकली बात करें, केमिकली इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो ये एक एल्डिहाइड और कीटोन का ना डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है? देखो यहाँ पे है ना डेरिवेटिव्स। अब देखो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है कि जैसे ये आलू है, ठीक है? अब देखो आलू 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 से हम बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं, या तो चिप्स बना सकते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, केचप्स वगैरह भी बनते हैं आलू से, और बहुत सारे रॉ मटेरियल बनते हैं। इसका हम ग्रीस में भी यूज करते हैं। तो आलू को हम बहुत सारी चीज़ में बना सकते हैं। ये मतलब आलू से हम लोग डिराइव करते हैं, क्या चीज़? डिराइव। तो आलू से जो डिराइव हुआ उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, जैसे चिप्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, वो डेरिवेटिव्स है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो डेरिवेटिव्स है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, समझ गए होंगे आप। तो हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे कि ये एक एल्डिहाइड और कीटोन का डेरिवेटिव्स है, हाइयर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और कंपाउंड्स है, ठीक है। देखो, अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसका डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, देखो, कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ना, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना कार्बन का, अब देखो इतना तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन का अगर देखें तो इसका होता है 2s2 2p2। देखो, पी ब्लॉक की जितनी भी पी ब्लॉक में आते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन होता है ना, ये एस ब्लॉक का आता है, ठीक है। इधर एस ब्लॉक में जो आते हैं ना दो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन है ना फर्स्ट ग्रुप के टॉप पे रहता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये हमेशा ये इनर्ट की तरह बिहेव करता है कभी, क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता है हाइड्रोजन का, इसलिए हम लोग इसे इनर्ट फैमिली में भी रखते हैं, मतलब 18th ग्रुप में भी, लेकिन ये एक्सेप्शन है। देखो, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना कार्बन का 2s2 2p2, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2s2 2p4। देखो, ये सब है क्या, ये तो 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, कार्बन जो होता है ना, इसकी जो एटॉमिक नंबर है 6 है, ठीक है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं जैसे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये रूल है, 2n² जो पढ़े होंगे उसका रूल है। देखो, फर्स्ट जहाँ n जो होता है ना, ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, मतलब ये ऑर्बिट नंबर होता है। देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में अब होता क्या है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तब कितना बचा? 4। अब 4 क्या करेंगे, सेकंड इसमें डालेंगे। अब देखो, ये बॉन्ड, एटम कोई भी बॉन्ड क्यों फॉर्म करना चाहता है, मतलब जैसे हम तुमको बताते हैं कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड क्यों बनता है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल क्यों बनता है, तो ये होता क्या है कि एक दूसरे से बॉन्डिंग तभी होगा, या फिर एक दूसरे से होगा दोस्ती, या फिर कुछ भी होता तभी है जब वो आदमी एक दूसरे में स्टेबल मतलब फील करता है, ठीक है। इन द सेंस, मतलब अगर कोई आदमी हायर एनर्जी पे है, तो एनर्जी लो करके वो एक स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है, या फिर उससे बॉन्डिंग करना चाहता है, तो
देखो अब कार्बन के पास क्या है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पूरा करने के लिए इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिट जो है इसमें कोई या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर इससे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तभी तो बॉन्डिंग ये फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन जो है ये तो 4 किसी को देगा नहीं, तो ये क्या करता है एक दूसरे से शेयर करके कर लेता है ताकि इससे बॉन्डिंग हो पाए। तो कार्बन जो है ना, कार्बन ये जो बॉन्ड बनाता है ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। इसमें बहुत ही हाई लेवल मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड होंगे दुनिया में, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है किसी दूसरे कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये डुप्लेट फॉर्म करता है। उसी तरह ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब देखो देखो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए वो तो क्लास 11th में तुम्हें कंसेप्ट में आता होगा। तो देखो अब यहाँ पे इसके इनर इलेक्ट्रॉन में कितना है, मतलब इनर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 चला गया तो कितना बचा 6 बचा। तो 6 अब जो होगा ना इसके सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा ये शेयर पेयर करके ये तो डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसका सिंगल बॉन्ड बना लेगा, तो इसका पूरा हो जाएगा ऑक्टेट। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग करता है, ठीक है। इतना बेसिक है, अगर जिसको बोरिंग लगता हो थोड़ा सा स्किप कर सकता है, बाकी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अब ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में मतलब समझ आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर तुम रट रहे हो, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो फिर बायोकेमिस्ट्री तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। बायोकेमिस्ट्री एक बेसिक केमिस्ट्री है, मतलब कि एक बेस है तुम्हारे। जैसे अब तुम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो या फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हो, अब तुम्हें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पता ही नहीं है, ठीक है। वो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, या फिर हमारा डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से, वो कैसे होता है, सेलेब्री एमाइलेज क्या होता है। अब तुम्हें उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपाउंडिंग, उसकी नेचर पता ही नहीं है, तो फिर वो तुम रटोगे, रटने के बाद वो कुछ दिन के बाद भूल जाओगे, इसलिए समझ के पढ़ना चाहिए। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है कि मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ये तुम्हारा हाउस है, ठीक है। उसमें तुम्हारे फादर जो है ना, ये हाउस में तुम्हारे फादर, ये एक तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि इस घर में क्या बनेगा, खाना या फिर तो ये तुम्हारे फादर डिसाइड करते हैं। मतलब कुछ भी डिसीजन लेना हो ना, इस घर की क्वालिटी क्या है, तो तुम्हारे फादर डिसाइड करते हैं। तो उसी तरह है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, एटम या फिर ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ये क्या करता है, किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल का केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब केमिकल इन द सेंस, मतलब कि उसकी केमिकल नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी, बेसिक होगी, या फिर उसकी पीएच क्या हो सकती है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है ना, वो केमिकल नेचर डिसाइड उसका फंक्शनल ग्रुप करता है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, लेकिन जो आईयूपैक जो होता है, आईयूपैक इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये डिसाइड करता है, एक संस्था है, ये डिसाइड करता है कि टॉप पे कौन रहेगा। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी भी है, तुम्हारे फादर भी है, लेकिन तुम्हारे फादर जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। उसी तरह फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बोजेलिक एसिड है, वो सबसे टॉप मोस्ट पे है, कार्बोजेलिक एसिड, ठीक है। और एसिड हैंड्राइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी याद करना, मतलब इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी और इसका थोड़ा बहुत नेचर तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो कार्बोजेलिक एसिड का प्रीफिक्स जो होता है ना, जो नाम के पहले लगता है वो कार्बोक्सी लगता है। अब देखो सफिक्स मतलब ओइक एसिड, देखो इसके सफिक्स कार्बोजेलिक एसिड जो ओइक एसिड होता है ना, ये सफिक्स देखो यहाँ पे ओइक लगा हुआ है, पेंटेनोइक एसिड। तो हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप देख लेना थोड़ा सा, कार्बोजेलिक एसिड, एसिटिक एनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। अब देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, तो ये सारे कंपाउंड यूज होंगे बार बार, तो हमें पता होना चाहिए, ओके। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो होता है ना 3 क्लास में डिवाइड होता है। मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब देखो ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही आता है डाइसेकेराइड, क्यों, क्योंकि अब देखो मोनोसेकेराइड जो होता है ना, इसमें कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 तक होता है, मतलब कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 के बीच में हो सकता है। जैसे कार्बन, मानो कि एक कोई कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। उसी तरह कार्बन नंबर मतलब 4 कार्बन है, तो मतलब कोई कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। उसी तरह मोनोसेकेराइड में क्या होता है, 3 से लेकर 7 कार्बन के बीच में
कोई कंपाउंड हो सकता है, उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब देखो डाइसैकेराइड क्या होता है, तो डाइसैकेराइड में क्या होता है कि ऐसा-ऐसा जो मोनोसैकेराइड होता है, जैसे ये जो मोनोसैकेराइड है, ऐसा-ऐसा 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ दोगे ना, तो वो डाइसैकेराइड कहलाता है। उसी तरह ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, तो अब देखो मोनोसैकेराइड जो पढ़े हैं ना, 2 मोनोसैकेराइड तो डाइसैकेराइड हो गया, लेकिन 2 से ज़्यादा मतलब 2 से लेकर के 2 से लेकर 10 के बीच में जो मोनोसैकेराइड होता है, जैसे ये सारी मोनोसैकेराइड जो है, ये सारे क्या हो गई, ये ओलिगोसैकेराइड हो गया, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है कि ऐसा-ऐसा कंपाउंड ना, ऐसा-ऐसा मोनोसैकेराइड मतलब 10 से ज़्यादा हो ना, तो उसको हम पॉलीसैकेराइड के अंदर लाते हैं, ठीक है। सिंपल समझते हैं। देखो मोनोसैकेराइड क्या होता है कि मोनोसैकेराइड को हम सिंपल शुगर भी मोनोसैकेराइड को हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है कि देखो मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, CxH2O या फिर CnH2nOn। CxH2O मतलब ये यही है इसका मतलब एक्स और वाई जो है ना, एक्स और वाई यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है। 3 to 7 यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ये मतलब कि मान कि ये एक तरह का मशीन है, ठीक है। जैसे नहीं होता एक मशीन, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, उसी तरह यहाँ अगर 3 पुट करोगे मानो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इन मोनोसैकेराइड्स 3 नंबर से लेके 7 नंबर कार्बन प्रेजेंट होता है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो फार्मूला है ना मोनोसैकेराइड का, ये मोनोसैकेराइड का फार्मूला है CxH2O। इसमें देखो अगर x और y की जगह 3 रखें तो C3H6O3 बनता है, ठीक है। इसको हम लोग जनरल शुगर मतलब ट्रायोज भी कह सकते हैं। ये एक जनरल शुगर है मतलब ट्रायोज। अब देखो ट्रायोज में भी हम लोग फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर 2 मतलब कि अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप डालते हैं तब क्या नाम होगा उस 3 कार्बन शुगर का, या फिर अगर एल्डोज शुगर है तो फिर उसमें मतलब एल्डिहाइड ग्रुप अगर उसमें अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर इस ट्रायोज में डाल दे तो उसका 3 कार्बन शुगर का नाम क्या होगा, तो वो हम लोग फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो 3 कार्बन को ट्रायोज कहते हैं, 4 कार्बन को टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन को पेंटोज कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्सोज कहते हैं, हेप्टोज कहते हैं। ये सब जनरल नेम है, ठीक है। ये आईपैक नेम नहीं है। तो हम लोग आप आगे पढ़ने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस रहने पे अब इसका नाम क्या होगा, जैसे ट्रायोज था ना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रायोज, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो होता है ना, जैसे ये क्या था, ट्रायोज था। अब देखो यहाँ पे अगर एल्डोज अगर फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करें किसमें, एल्डोज मतलब कि इसमें ट्रायोज में, ये ट्रायोज है, ठीक है। ये ट्रायोज में अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐड करें तो ये 3 कार्बन का ग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। अभी मतलब नाम याद कर लो, लेकिन आगे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कंप्लीटली याद हो जाएगा। 3 कार्बन शुगर को हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड करते हैं, 3 कार्बन एल्डोज शुगर को ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, 4 कार्बन एल्डोज शुगर को हम एथेरोज कहते हैं, 5 कार्बन को राइबोज कहते हैं। देखो राइबोज जो है ना, ये वही शुगर है जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब तुमसे पूछ सकता है ऐसा यहाँ से क्वेश्चन कि डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो एल्डोज होता है कि कीटोज होता है, तो तुम्हें याद रहेगा तभी तो टिक करोगे, एल्डोज शुगर होता है, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है। देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ना, ये 6 कार्बन का शुगर होता है, 6 कार्बन का एल्डोज शुगर होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, ये स्ट्रक्चर वाइज क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। दोनों का मोस्टली सेम स्ट्रक्चर होता है, बस एक कार्बन पे OH और H का मतलब कि ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, बहुत ही मजा आएगा आगे, प्लीज ध्यान से लेक्चर देखिएगा। देखो कीटोज क्या होता है, देखो कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। देखो 2 बॉन्ड इधर हो गया, 2 बॉन्ड इधर हो गया, 1 बॉन्ड इधर हो गया और 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। एक ये R जो है ना, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मतलब इन द सेंस यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, या तो मानो CH3 लग गया, यहाँ पे CH2 CH3 लग गया, या फिर CH2 CH3, मतलब यहाँ पे कुछ भी फंक्शनल, यहाँ पे R की जगह एल्काइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप लग जाए। अब एल्काइल ग्रुप होता क्या है कि ये कार्बन का चेन होता है, ठीक है। तो यहाँ कीटोन शुगर में ये समझ गई, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो 3 नंबर वाला यानी ये क्या है, ये ट्रायोज है। अब 3 नंबर वाले ट्रायोज में अगर कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह इरेथ्रोलोज कहते हैं, यूलोज। अब देखो यहाँ पे OSE लगा हुआ है, इसका सफिक्स देखो, इसका नोट मतलब थोड़ा सा नोटिस करो। यहाँ पे OSE लगा हुआ है, OSE लगा हुआ है, यहाँ पे OSE लगा हुआ है, वहाँ पे भी OS लगा है। तो मतलब इस तरह के OSE लगाना था, समझो कि वो एल्डोज शुगर है। यहाँ पे देखो OSE लगा हुआ है ना,
लेकिन कीटोन में होता क्या है कि यहाँ पे यूलोज लगा होता है, ठीक है? यूलोज जहाँ भी देखो फंक्शनल पे, वो मोस्टली मतलब एक ट्रिक है याद करने का, वो कीटोन शुगर होता है। देखो अब तीन तीन अब तुम यहाँ पे सोचोगे क्या कि 6 कार्बन का तो है, यहाँ पे 7 कार्बन में हमने छोड़ क्यों रखा है? तो देखो अभी तक नेचर में ऐसा कोई डिस्कवर नहीं हुआ कि जो मोनोसैकेराइड हो ना, वो मोनोसैकेराइड एल्डोज शुगर में मोनोसैकेराइड जो 7 कार्बन का अभी तक कुछ मिला नहीं है, ठीक है? लेकिन कीटोन शुगर में सीडो हेप्टुलोज जो 7 कार्बन का है वो अभी मिला है, ठीक है? जिसको हम लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। मतलब कि अगर तुमसे मानो कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मतलब कि लार्जेस्ट 7 कार्बन का मोनोसैकेराइड बताओ, तो सूडो हेप्टुलोज उसका नाम है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, ये सब याद मतलब देख लेना। अब हम लोग इसका थोड़ा-सा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है? अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड, अभी हम पढ़े ना, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है और ये एक कीटोनिक ग्रुप वाला है, ठीक है? ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप का है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, ये 3 कार्बन का है, मतलब कि इसमें ये ट्रायोज है, ये एक ट्रायोज है, ठीक है? ये भी ट्रायोज है, लेकिन इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड है। अब देखो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि कार्बन के वो सबसे आउटर मतलब कि 1 नंबर कार्बन पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे C2 है, ये OH है, यहाँ पे C3 है, OH है। देखो OH इधर नहीं लगा सकते, ये इधर नहीं लगा सकते हैं। अगर इधर लगाए ना, इधर लगाए तो ये फिर इसका नाम ही चेंज होगा कंप्लीट। तो ये राइट हैंड ही साइड रहेगा OH, और ये हाइड्रोजन ये सब लेफ्ट हैंड ही साइड रहेगा। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में होता क्या है कि OH और OH जो है ना, देखो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखो हम लोग फर्दर ना ग्लिसरॉल्डिहाइड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं ना, साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, वहाँ पे एक कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है? तो वहाँ होता क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की जगह यह H जो है ना, ये H वहाँ पे रिमूव होके यहाँ पे फॉस्फोरस अटैच हो जाता है। जब एटीपी की जब हाइड्रोलाइसिस होती है वहाँ पे, तो वो फॉस्फोरस यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसको PgAl यानी पागल हम लोग याद करते थे, पागल, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसको इसका नाम देते हैं वहाँ पे। जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इतना इंपॉर्टेंट क्या। अब देखो यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि ये स्टार मार्क क्यों है, क्योंकि इसको ना हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है? इसका इसका नाम है कायरल कार्बन। इसका कायरल कार्बन नाम क्यों है? देखो कायरल कार्बन होता क्या क्यों है? देखो कार्बन कार्बन की चारों जो वैलेंसी है ना, वो चारों डिफरेंट एटम से अटैच हो। मानो कि ये कार्बन है, यहाँ पे इसका डिफरेंट एटम, मानो यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे मानो नाइट्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे मानो कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है? तो चारों जो है ना डिफरेंट, जब उसकी वैलेंसी दूसरे किसी एटम से सेटिस्फाई हो, तो मतलब वो एक कायरल कार्बन है। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन एक कायरल कार्बन है, क्योंकि ये देखो एक दूसरा कंपाउंड है, ये एक दूसरी एटम है, ये एक दूसरी फंक्शनल ग्रुप है, ये फिर एक दूसरी कंपाउंड बन जाते हैं। मतलब ये अलग-अलग चारों डिफरेंट, इसलिए इसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। देखो कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अब कायरल कार्बन प्रेजेंट होने से क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि DHP जो है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्मेशन होता है। PgL और DHAP एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट होते रहता है। थर्ड स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के थर्ड या फोर्थ स्टेप में होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कायरल कार्बन प्रेजेंट रहने से ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि या तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, लिबोरोटेटरी होगा, यानी डी फॉर्म होगा या फिर एल फॉर्म होगा। मतलब इसके प्रेजेंस रहने से, या फिर स्मॉल डी, देखो यहाँ पे ये कैपिटल डी मत लिख देना, नहीं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ये एल फॉर्म है, ये डी फॉर्म है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे, एक्टिविटी उसकी कैसे चेक करते हैं हम लोग। मानो कि ये कोई लाइट है, ठीक है? नॉर्मल जो लाइट होता है ना, अब देखो ध्यान से, नॉर्मल जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसमें उसका जो वेव होता है ना, वो 2 डायरेक्शन में चलता है, परपेंडिकुलर भी चलता है, और मतलब मानो कि इस डायरेक्शन में भी चल रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है? दोनों डायरेक्शन, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है लाइट में। तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मल लाइट को जब हम मानो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे परपेंडिकुलर है ना, तो नॉर्मल जो लाइट होता है ना, उसमें दोनों पैरेलल चलते हैं। जब उसको हम एक पोलराइज़र
एक मटेरियल होती है, उससे जब इस रेज लाइट को जब हम पास करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो एक, और मैग्नेटिक फील्ड वो एक डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम पोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखो पोलराइज लाइट होता क्या है कि मतलब इसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, क्योंकि एक प्लेन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से डिफिनेशन पढ़ लो, ये प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन, मतलब एक प्लेन में आ गया, रादर देन अ वाइब्रेटिंग इन अ मल्टीपल डायरेक्शन। देखो लाइट जो होता है ना वो मोस्टली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती है, ठीक है। अब देखो पीपीएल जो होता है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, होता क्या है, जैसे तुम्हें कोई कंपाउंड दे गया, ठीक है। अब तुम उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे पता चले करोगे, तो वो होता क्या है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। मानो कि इसमें तुमने कोई मोनोसेक्राइड मिलाया, मतलब कि मोनोसेक्राइड मिलाया इसमें। अब इसमें क्या करोगे, जब पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर इससे पास करोगे, इससे, तो वो होगा क्या, एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर घूम जाती है 52.5 डिग्री एंगल से, तो सॉरी थोड़ा सा मुझे खांसी हो रखी है, तो उसको हम क्लॉकवाइज अगर घूमती है ना राइट हैंड साइड, तो उसको डी फॉर्म कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डी फॉर्म। और अगर मानो कि वो लाइट अगर पीछे घूम जाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम कैपिटल मतलब स्मॉल एल फॉर्म कहते हैं। तो अब हम लोग जान गए डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव, अब देखो ऑल मोनोसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट डीएचए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहा है, ऑल मोनोसेक्राइड आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या है कि सारे मोनोसेक्राइड में कायराइल कार्बन, मतलब एक भी मल्टीपल कायराइल कार्बन हो सकता है प्रेजेंट, लेकिन मिनिमम एक कायराइल कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, किसमें, मोनोसेक्राइड के सारे मोनोसेक्राइड में। लेकिन एक डीएचए यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, अभी जो हम पढ़े थे ना आप बताओ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कौन सा शुगर होता है, तो करो करो याद, कीटोन शुगर होता है, ठीक है। तो कीटोन शुगर में क्या था, यहाँ पे एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं था। देखो अभी हम देखते हैं कायरल कार्बन, देखो यहाँ पे देखो एक भी कार्बन नहीं है ना प्रेजेंट। यहाँ पे देखो एटम रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ देखो इसी से बॉन्ड बना ले रहा है, यहाँ पे एक भी, देखो यहाँ पे भी मतलब कि साइड एटम जो है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम एटम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कायरल कार्बन का जो क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं होगा। अब देखो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एल्डोज शुगर, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्रायोज के बारे में पढ़ लिए, अब देखो पेंटोज में 5 कार्बन शुगर के बारे में क्या होता है, ठीक है। 5 कार्बन शुगर में हम लोग एल्डोज शुगर पढ़ेंगे और कीटोज शुगर भी पढ़ेंगे। तो 5 कार्बन का एल्डोज शुगर जो होता है ना वो राइबोज होता है, और कीटोन जो होता है राइबुलोज होता है, ठीक है। इसमें यूलोज लगता है, इसमें ओज लगता है। एल्डोज में होता क्या है कि इसमें 5 शुगर होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसमें भी 5 होते हैं। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर होता है ना हमेशा इस पे राइबोज पे, यहाँ पे ओ लगा है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्यों, ये देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीजें है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो ये एक एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे देखो ये एक कीटोन है, कीटोन जो होता है ना हमेशा वो सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन पे लग सकता है, लेकिन एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही लगेगा। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें देखो ये एच ओ एच ओ एच एच ये हमेशा राइट साइड रहेगा, और ये एच जो है हमेशा लेफ्ट साइड है। लेकिन राइबोज में क्या होता है कि सारे ओ एच राइट साइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर जो कार्बन होता है ना उस पे एच जो होता है वो, ध्यान से सुनना, एच जो होता है ना वो राइट साइड होता है और ओ एच होता है वो लेफ्ट साइड होता है, जिसकी वजह से इसका नाम राइबोज होता है। अब देखो हम इसको अगर मानो कि ओ एच को उठाकर इधर कर दिए और एच को इधर कर दिए, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन एच को उधर कर दिए और ओ एच को इधर कर दिए तो इसका नाम हो जाएगा रेबिनोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो अगर हम कार्बन नंबर 4 पे जाके ओ एच को इधर कर दिए, एच को इधर कर दिए, तो मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन वो एल्डोज शुगर ही रहेगा, लेकिन उसका नाम हो जाएगा जाइलोज, ठीक है। इसको याद रखना प्लीज, जाइलोज याद रखना, क्योंकि ये जब हम एच एन पे वो क्या कहते हैं
शंट पाथवे पढ़ेंगे ना, उसमें ये ज़ाइलोज़ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसमें ज़ाइलोज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो 6 कार्बन शुगर में हम लोग फिर एल्डोज़ के ग्रुप के एल्डोज़ वाले एल्डिहाइड ग्रुप के शुगर को पढ़ेंगे और कीटोज़ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। 6 कार्बन देखो अब आएगा ग्लूकोज़। देखो इसमें पहला कार्बन पे तो एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है। कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है ना, यहाँ पे एल्काइल लगा होता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा-सा तबीयत खराब है मेरी। तो यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। देखो यहाँ पे OH है, राइट हैंड साइड, हमेशा राइट हैंड साइड ही मोस्टली बनता है। लेकिन देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे OH इधर चला गया, ठीक है, इधर भी OH देखो राइट साइड है, लेकिन 3 नंबर पे चेंज है। अब याद रखना, कार्बन मतलब एल्डिहाइड ग्रुप तो ऊपर ही रहेगा 1 नंबर पे, लेकिन OH और H जो है ना, वो मतलब 3 नंबर कार्बन पे H जो है वो हमेशा राइट साइड रहेगा और OH हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, उस कंपाउंड का नाम होगा ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो एल्डोज शुगर जो होता है ना, उस पे अगर हम सेकेंड कार्बन पे अगर हम चेंज कर दें, सेकेंड कार्बन पे अगर हम चेंज कर दें, ये OH उठा के इधर कर दें और H इधर उठा के इधर कर दें, मतलब एल्डोज शुगर के 6 कार्बन पे, मतलब 6 कार्बन शुगर में अगर सेकेंड कार्बन पे चेंज करें तो उसका नाम होता है मेनोज। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करोगे तो वो मेनोज कहलाता है। इसको याद रखना प्लीज़। अब देखो गैलेक्टोज, ये इम्पोर्टेंट शुगर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन शुगर भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारा न्यूरॉन होता है ना, हमारी जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ होती है ना, माइलिन शीथ होता क्या है कि जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन से जो इम्पल्स जो क्या कहते हैं उसको, न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रेवल करता है एसिटाइलकोलिन या फिर जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर होती है, वो जब इससे जो इम्पल्स ट्रेवल करती है, तो होता क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन इससे लीकेज ना करे, मतलब इसलिए माइलिन शीथ होता है। ठीक है, माइलिन शीथ न्यूरॉन में होने की वजह से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, तो बहुत जल्दी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करेगा, इसलिए माइलिन शीथ होता है। अब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? गैलेक्टोज शुगर। अब गैलेक्टोज शुगर होता तो है शुगर के स्ट्रक्चर ही जैसा, लेकिन उसके 4 नंबर कार्बन पे क्या होता है कि OH जो है ना, वो तुम्हारा लेफ्ट साइड चला जाता है और H राइट साइड आ जाता है। ठीक है, अब देखो फ्रुक्टोज जो होता है ना, ये प्लांट में जो हम लोग फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, अब देखो फ्रूट्स जो होता है ना, फ्रूट्स उसमें मोस्टली पका हुआ राइपन फ्रूट होता है ना, पका हुआ फ्रूट, उसमें मोस्टली फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज जो होता है ना, वो कीटोज शुगर होता है। ठीक है, फ्रुक्टोज होता है ना, ये नेचुरली फाउंड, मतलब नेचुरली सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होता है। ठीक है, जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है फ्रुक्टोज। अब देखो यहाँ पे कीटोन है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी OH सब इसी राइट हैंड साइड है। बाकी बात यहाँ पे देखो, ये सिर्फ यहाँ पे चेंज है कार्बन नंबर 3 पे। अब देखो हम लोग थोड़ा सा मतलब नोट में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आर्टिफिशियल शुगर भी पढ़ लेते हैं। देखो सैकरीन जो होता है ना, सैकरीन ये एक मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, हम लोग जो अभी वो जो पीते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्लास में जो पहले पीते थे, मतलब ठंडा करके देता था वो गोला टाइप का, तो उसमें क्या होता है कि उसको नहीं पीना चाहिए, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो सैकरीन जो है ना, अभी तक वो ऐसा कोई इसमें पाया नहीं गया कि ये कार्सिनोजेनिक है, लेकिन मोस्टली जो शुगर पेशेंट होता है ना, उसके लिए वो सजेस्ट करते हैं लोग कि सैकरीन लो, क्योंकि इसका डाइजेशन नहीं होता, ये अनडाइजेस्टिबल होता है। ठीक है, सैकरीन जो होता है ना, वो सुक्रोज जो शुगर होता है। अब देखो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज जो होता है ना, ये प्लांट में जो होता है ना, ये खाना जो स्टोर होता है ना, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जब खाना एक जगह से दूसरे जगह जब, देखो प्लीज ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं। प्लांट में जो खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन जब ट्रेवल जब करता है ना, वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रेवल करता है। मतलब खाना जो प्लांट का ट्रेवल होता है ना, वो पहले स्टार्च से सुक्रोज में आता है। तो सुक्रोज जो होता है ना, वो मतलब सुक्रोज से सैकरीन सैकरीन जो होता है ना, वो सुक्रोज से 550 टाइम्स मीठा होता है। उसी तरह एस्पार्टेम जो होता है ना, वो सुक्रोज से 100 टाइम्स मीठा होता है। देखो अब यहाँ पे 200 नहीं है, ये 2000 है। एल्टेम जो है ना, एल्टेम
एल्यूटेम जो होता है ना, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ मोनोसेकेराइड होगा या फिर पॉलीसेकेराइड होगा, इसमें अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी हैं। आप देखो डेरिवेटिव्स क्या होता है, जिससे डिराइव हो, जिससे निकला हो, मतलब इसमें अमीनो एसिड के भी कंपाउंड पाए जाते हैं, किसमें, सैकरिन, मतलब ये एल्टमेन और सुक्रोलोज, ठीक है। अब देखो ये सब तो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा याद रखने का चीज़ है। देखो प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड क्या होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड स्वीट होता है, टेस्ट में स्वीट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। देखो पानी में जब हम इसको घोलते हैं मोनोसेकेराइड को, तो ये जल्द इजीली डिजॉल्व हो जाता है। इसको हम कॉमनली कॉल्ड शुगर भी कहते हैं। ये देखो डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है ना, ये डी, कैपिटल डी और एल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखो अब देखो कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे मानो कि ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, 5 कार्बन का ये कोई कंपाउंड है। इसमें हम कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे डिसाइड करते हैं कि अब देखो ये जो देखो यहाँ नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन पर, ठीक है, नीचे से सेकेंड कार्बन नंबर पर अगर आरएचएस साइड, ठीक है, ओएच है, मतलब नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर आरएचएस साइड मतलब राइट हैंड साइड ओएच ग्रुप है, तो ये डी फॉर्म होगा। अगर OH लेफ्ट साइड है तो ये एल फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये तुम मतलब कि ये जो है ना, ये एक दूसरे का इनेंशियोमर है, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। आइसोमेरिज्म जब पढ़े हुए क्लास 11th में, तो इनेंशियोमर क्या होता है उससे मालूम पड़ेगा। अब कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अभी देखो बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड का। अब देखो स्ट्रक्चर जो होता है ना मोनोसेकेराइड का, वो तो एस्टेट फॉर्म में होगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे एस्टेट फॉर्म में, या फिर रिंग फॉर्म में होगा, रिंग या फिर साइक्लिक फॉर्म में। अब देखो तीन तीन कार्बन का भी शुगर हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का, 7 का, 8 का, लेकिन जो स्टेबल होता है ना, वो या तो 5 का होगा या तो 6 का होगा। अब देखो ये दोनों ही स्टेबल होता है, ये सब सारे अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इन द सेंस इसकी एनर्जी मतलब ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि 5 नंबर कार्बन वाले मोनोसेकेराइड या फिर शुगर को हम लोग फ्यूरेनोज शुगर भी कहते हैं। जैसे हम लोग कीटोन वाले ग्रुप को कीटोज शुगर कहते हैं, उसी तरह अगर 5 नंबर कार्बन वाले रिंग कंपाउंड शुगर को हम लोग फ्यूरेनोज शुगर कहते हैं, ठीक है। उसी तरह 6 नंबर कार्बन वाले शुगर को हम लोग पायरेनोज शुगर कहते हैं, याद रखना। जैसे कोई तुम्हें बोल दे 5 नंबर है, जैसे फ्यूरेनोज शुगर का नाम बताओ, जैसे राइबोज है, ठीक है, राइबोज का तुम्हें बोलेगा फ्यूरेनोल स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम्हें रिंग फॉर्म में बताना पड़ेगा उसका कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखो हम लोग अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टेट चेंज होता है ना, ठीक है, स्टेट चेंज हम लोग इसको साइक्लिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई मोनोसेकेराइड है, अगर उसको हम एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व करें, मतलब एसिडिक मीडियम में होगा क्या, H+ और OH- आयन जो होता है ना, जैसे पानी में हम लोग मतलब एसिडिक मीडियम में H+ और OH- आयन में ये ब्रेक हो जाता है वाटर। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये एसिडिक मीडियम में इसको डालोगे, इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे, तो ये होता क्या है कि यहाँ से जो यहाँ 5 नंबर देखो, 5 नंबर वाला जो ऑक्सीजन है ना, मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यहाँ पे, हाइड्रोक्सी, ये H जो होता है ना, ये OH से जाके रिएक्शन कर लेता है और ये वाटर बना लेता है, और ये जो है ना H, और फिर ये जो है ना, ये लोन पेयर मतलब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ देखो पानी में होता है क्या, H+ और OH- आयन फ्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ये तोड़ के, तो यहाँ हो जाएगा OH, देखो यहाँ OH बन गया, और ये जो OH- आयन है इसको H लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये H, मतलब कि ये इससे बॉन्ड बना लेगा। तो उसी तरह है कि यहाँ से H निकला, OH- आयन से जाके मिला तो H2O बना लिया, बाहर निकल गया। अब यहाँ से जो अब देखो इसके साथ इसकी वैलेंसी तो फ्री हो गई, अब ये किसी की ना किसी के साथ तो बॉन्डिंग करेगा, तो ये क्या करता है, गोल होके मतलब ये ऐसे मतलब कि पिचक जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना लेता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यही है, ठीक है। ये कार्बन नंबर देखो, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में, कार्बन नंबर 5 है ना यहाँ पे, और कार्बन नंबर 1 इसके बीच ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये अब देखो
साइक्लिक स्ट्रक्चर से हम लोग को क्या पता चलता है, ये एक अल्फा फॉर्म है, ठीक है। अल्फा फॉर्म अब क्या होता है, जैसे देखो ये कार्बन नंबर 1 पे OH अगर नीचे हो ना, तो वो एक अल्फा फॉर्म है, ठीक है, अल्फा फॉर्म शुगर है। और डी, अब देखो कैपिटल डी तो हम लोग समझ चुके हैं, अभी तो समझे OH अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी फॉर्म है। डी फॉर्म हम समझ गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिबो रोटेटरी, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से हम लोग डी फॉर्म समझ गए, पॉजिटिव होता है। क्योंकि क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज घुमा होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। अब इसका नाम है ग्लूकोज पायरेनोज, इसको पायरेनोज भी कह सकते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये 6 कार्बन का है, ठीक है। उसी तरह ये बीटा फॉर्म है। बीटा फॉर्म क्यों है, क्योंकि OH फर्स्ट कार्बन पे ऊपर है, मतलब ये एक्सिस से ऊपर है, इसलिए ये बीटा फॉर्म है, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा सा। अब मोनोसेकेराइड shows the property like एनोमर और एपीमर। देखो एनोमर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ग्लूकोज मेनोज में क्या डिफरेंस होता है। तो एनोमर और एपीमर क्या होता है, सॉरी माफ करना थोड़ा सा। कार्बन नंबर देखो, कार्बन जैसे हम लोग अभी स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, तो कार्बन नंबर 1 पे अगर OH और H में जो ओरिएंटेशन का जो अगर कोई कंपाउंड है, उसमें अगर OH और H के जगह मानो H इधर चल गया, OH इधर चल गया, तो उस प्रॉपर्टी को एनोमर कहते हैं, ठीक है। और ईपीमर क्या होता है, देखो कार्बन नंबर 1 पे अगर ओरिएंटेशन का डिफरेंस हो, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड, तो उसको एनोमर कहते हैं। लेकिन कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 पे अगर ओरिएंटेशन का डिफरेंस हो, तो उसको हम लोग ईपीमर कहते हैं। ईपी और एनोमर, ठीक है। एग्जांपल देखो, ग्लूकोज को अगर कार्बन नंबर 2 पे, देखो यहाँ पे कार्बन नंबर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे अगर ओरिएंटेशन का डिफरेंस हो कार्बन नंबर 2 पे, तो ये एक दूसरे का ईपीमर है। अगर बोलेगा ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन का ईपी, मतलब ग्लूकोज का सेकेंड नंबर कार्बन पे कोई एक ईपीमर बनता है, उस ईपीमर का नाम बताओ, तो मेनोज बोलोगे, ठीक है। उसी तरह ग्लूकोज के 4 नंबर कार्बन पे ओरिएंटेशन से की वजह से एक ईपीमर बनता है, उसका नाम है गैलेक्टोज। क्यों, क्योंकि गैलेक्टोज जो होता है ना, ग्लूकोज जैसा ही स्ट्रक्चर है, वहाँ 4 नंबर कार्बन पे होता क्या है, OH और H का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड क्या होता है। ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है, देखो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें, मतलब ये तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन देखो जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले मीन्स, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसी दूसरे को दे दे, उस समय होगा क्या, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस कर ले, मीन्स किसी का इलेक्ट्रॉन ले ले। तो देखो इसका ट्रिक क्या होता है, हम लोग याद करते थे कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लियो सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे को, जो खुद का रिड्यूस कर ले, वो मीन्स किसी का इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिडक्शन होता है, ठीक है। फॉर देखो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर, मोनोसेक्राइड का स्पेशल लैब टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर का, मोनोसेक्राइड का अगर हम जैसे कोई शुगर दे दिया, उसको उसका रिड्यूसिंग नेचर तुम कैसे पता करोगे, लैब टेस्ट करके। तो होता क्या है, देखो ये बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आप कोई सा भी एंट्रेंस, कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम दो, या फिर कोई अच्छी मतलब कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हो आप नेशनल लेवल के या फिर कोई फॉरेन लेवल के, तो उसमें बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट धड़ल्ले से पूछते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है कि जैसे एक बीगर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी मोनोसेक्राइड शुगर को हम लोग डालते हैं और उसमें ब्लू विट्रॉल डालते हैं, इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, कि CuSO4 बॉन्डेड विथ 5H2O, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे ना, तो होता क्या है कि शुगर जो होता है ना, वो इसको रिड्यूस कर देगा, किसको, CSO4 को। CSO4 को होगा क्या, देखो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो +2 में है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज इसको रिड्यूस कर देता है, यानी इसका रिडक्शन होके +2 से +1 में आ जाता है। देखो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह में तुम लोग पढ़ोगे इसका, मतलब इसको कैसे निकालते हैं। देखो CHO4 जो है ना, इसका +2 होता है, तो ये
ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली कैलकुलेट करने के बाद इसका +2 के फॉर्म में होता है। तो ये होता क्या है, अब देखो +2 जो होता है ना, ये ब्लू फॉर्म में होता है, मतलब ये ब्लू विट्रियल, ये ब्लू फॉर्म में होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, इसको रिड्यूस करने में ये +2 से +1 में आ जाता है, तो इसका कलर चेंज होता है, ये रेड हो जाता है। तो ये टेस्ट जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हम लोग अगर किसी को डायबिटीज़ अगर मतलब चेक करना हो, तो हम लोग करते क्या है कि यही टेस्ट यूज़ करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट मतलब और भी बहुत सारे, ये प्रिमिटिव टेस्ट है, मतलब ये पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही टेस्ट करते थे। इसमें होता क्या है कि देखो बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब देखो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये हम लोग बहुत ही डिटेल में फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है कि पेशेंट को जो होता है ना, वो मतलब यूरिन का जो पाथवे होता है, उससे बहुत ज़्यादा पेनफुल, मतलब पेन होता है, लगेगा कि उससे ब्लड आ रहा है कभी-कभी। उसमें होता क्या है कि जो इंसुलिन और जो हार्मोन होती है, वो डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि तुम्हारा जो ग्लूकोज जो ले रहे हो ना, उसको क्या करता है टेम्परेरी इसको इंसुलिन क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन जो लीवर का जो सेल होता है या फिर जहाँ स्टोरेज होता है, वहाँ पे जाके ग्लाइकोजन टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ताकि हम लोग जब स्टारवेशन के सिचुएशन में यही ग्लाइकोजन एनर्जी के फॉर्म, मतलब ये हमें फिर ये ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन, जब इंसुलिन का लेवल अगर घटता है, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्लाइकोजन में अगर कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ब्लड में भी तो ग्लूकोज आएगा। ब्लड में ग्लूकोज आएगा ज़्यादा, तो उसका फिर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज यूरिन के पाथवे से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो यूरिन के फॉर्म में अगर ग्लूकोज बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज आ गया, तो फिर हम लोग उसका यूरिन को इसमें डालते हैं। यूरिन में डालने के बाद अगर ब्लू विट्रियल से रिएक्शन कराओगे, तो वहाँ अगर रेड निकला, अगर रेड मानो उसकी अ, अगर उसकी जो यूरिन है अगर रेड में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब उसको डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। अब हम लोग अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोनोसेक्राइड को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाला है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, लेकिन आई होप समझ आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। और ये, हाँ सुनो, अगर ये नोट्स हैंड रिटेन नोट्स अगर मानो कि लेक्चर आपने देखा और नहीं बना रहे हो, तो अगर ये मेरे हैंड रिटेन नोट्स, मेरे खुद के बनाए नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी है सर्जन, SURGEON सर्जन 0020, ठीक है। इस पे आप मैसेज करें और मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और मैंने जो बताया ना अभी, बायोकेमिस्ट्री हम लोग बहुत ही प्रॉपर वे में सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल पे अभी बहुत सारा लेक्चर आने वाला है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और भी बहुत सारे। प्लीज़ कमेंट कर देना, एक कमेंट ज़रूर करना, जिससे पता चले कि मतलब किस टॉपिक पे मुझे लेक्चर बनाना है। और प्लीज़ थोड़ा-सा वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय गाइस, टेक केयर।